Now we will learn methods of measuring price elasticity of demand. अभी तक हमने क्या पढ़ा? What is price elasticity? Types of price elasticity. Now we will learn how to measure the price elasticity of demand. Price elasticity demand को measure कैसे करेंगे? First method is percentage method. Percentage method. According to this method, elasticity of demand is measured by dividing the percentage change in demand by the percentage change in price. कैसे निकालते हैं हम लोग? परसेंटेज चेंज इन डिमांड को परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड कर देंगे. EB इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. और वी कैन से चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100. इट मींस अगर हमको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू 100. परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100. जब हम इस फॉर्मूले को कैंसिल करेंगे 100 कैंसिल हो जाएगा तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू P अपॉन Q. ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला बचेगा. तो परसेंटेज मेथड हम एक इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. Now, with the help of the numerical formula, how we can solve the price elasticity of demand with the help of percentage method? I have taken a demand schedule table in which price is 10, quantity demanded is 20. When the price is 20, quantity demanded कितना हो रहा है? 15 हो रहा है. तो but formula we have learned change in quantity upon change in price into price upon quantity. तो change in quantity हम कैसे निकालते हैं? 15 minus 20, new minus original, but we'll get it here minus 5. And I have already told you price और quantity demanded का inverse relation रहता है. To ignore this minus sign, we can use 20 minus 15, that is 5 unit. अब price निकालना है, that is new minus original. 20 minus 10 is 10 rupees. Now we will put these things in the formula. Change in quantity is 5 unit. Change in price is 10 unit. P means original price, that is 10. Q means original quantity, that is 20. If we cancel 10 and 10 and 5 ones are 5, 5 fours are 20, but we will get 1 upon 4. But the answer is 0.25. Note these 3 points. It is given if the value of the ratio is equal to 1, then the commodity will be unit elastic. Means जो अभी हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, अगर उसकी वैल्यू 1 आती है तो वो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस कॉमोडिटी की क्या हो जाएगी? 1. सेकेंड वन इज इफ द वैल्यू इज लेस देन 1, देन द कॉमोडिटी विल बी इनइलास्टिक. अगर उस फॉर्मूले को यूज़ करने पे आपकी वैल्यू 1 से कम आ रही है तो वो कॉमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इनइलास्टिक. जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, हमारा आंसर क्या आया था उस क्वेश्चन में? 0.25. इसका मतलब आपकी कॉमोडिटी की डिमांड कैसी थी? इनइलास्टिक. नाउ थर्ड पॉइंट, इफ इट इज मोर देन 1, देन द कॉमोडिटी विल बी इलास्टिक. अगर आपकी वैल्यू 1 से ज्यादा आती तो उस कॉमोडिटी की डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहता? इलास्टिक. Is that clear? There's these 3 points and the percentage method. Now we will learn the second method of measuring price elasticity, that is total expenditure method. अब हम second method पढ़ेंगे price elasticity demand को measure करने के लिए. क्या नाम है उसका? total expenditure method. In this method, elasticity of demand is measured by comparing total expenditure on a commodity before and after change in price. इस मेथड में हम क्या करते हैं? हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे मेजर करते हैं? बाय कंपेयरिंग. क्या कंपेयर करते हैं हम? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कमोडिटी बिफोर एंड आफ्टर चेंज इन प्राइस. इसका मतलब क्या हुआ? हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में कितने चेंजेस आए हैं जब प्राइस में चेंजेस हुए हैं. दिस वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ द टेबल ऑल्सो. I have drawn this table in which price is decreasing 8, 7, 6, 5, 4, 3. Quantity demanded. As the price decreases, quantity demanded increases.
कॉलम इज टोटल एक्सपेंडिचर कॉलम. टोटल एक्सपेंडिचर कॉलम मीन्स अगर एक कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 8 रुपीज था तो डिमांड 3 कर रहा है, तो इट मीन्स द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज 24. प्राइस डिक्रीज हो गए 7 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, बढ़ गया. टोटल एक्सपेंडिचर अब कितना हुआ, 7 into 4 is 28. Now, if you will observe this, price is decreasing and total expenditure is increasing. जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है. इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1. नाउ जब प्राइस 6 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 5 था, प्राइस और डिक्रीज हुआ 5, क्वांटिटी डिमांडेड हम कितनी परचेज कर रहे हैं 6, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर क्या बन रहा है, 6 5 30, 5 6 30. इट मीन्स प्राइस डिक्रीज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंजेस नहीं आए. When the price decreases, there is no change in the total expenditure. It will remain same. It means इस पोजीशन पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इक्वल्स टू 1. नाउ प्राइस 4 था, क्वांटिटी डिमांडेड 7 है, प्राइस डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 8. इस समय टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, 4 into 7 is 28, 3 into 8 is 24. इट मीन्स प्राइस डिक्रीज हो रहा है पर टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है. जब प्राइस डिक्रीज होता है, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है, उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, लेस देन 1. मतलब प्राइस के चेंजेस की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में चेंजेस आ रहे हैं. हमने ए और बी वाले पॉइंट में क्या देखा था, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है. सी और डी वाले पॉइंट में क्या देखा हमने, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर सेम है. और ई और एफ वाले पॉइंट में हमने क्या देखा, 4 और 3 जब प्राइस डिक्रीज हो रहा था, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है. इट मीन्स जब प्राइसेस डिक्रीज होते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1. जब प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ईपी हमारा 1 के बराबर है. मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इक्वल्स टू 1. जब प्राइसेस डिक्रीज हो रहे थे, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है, उस केस में क्या हो जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज less than 1. I will give you these 3 points in the note also after this method. Now, first we will learn this with the help of the graph also. OX axis contains total expenditure, OY contains the price. Now, I have drawn this graph with the help of a blue line, that is our total expenditure points which I have plotted. A और B points थे, जब प्राइसेस डिक्रीज हो रहे थे, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो इस केस में हमने क्या किया, ईपी इज ग्रेटर देन 1. सी और डी पॉइंट पे जब प्राइसेस सेम है, टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा सेम आ रहा है, उस केस में ईपी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1. नाउ व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस फर्दर, ई और एफ पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा कम हो जा रहा है, तो हम उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइसेस लेस देन 1. Now we will note down the important points of this method. First one, when total expenditure varies inversely with price, price elasticity of demand is more than 1. It means प्राइस डिक्रीज हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, और प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है. मतलब इनवर्स रिलेशन है दोनों में, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मोर देन 1. सेकेंड वन क्या कह रहा है, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम वट एवर मे बी द चेंज इन द प्राइस. जब टोटल एक्सपेंडिचर सेम हो, प्राइस में कुछ भी चेंजेस हो, तो उस समय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, यूनिटी. दैट इज प्राइस इंक्रीजेस, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स. इक्वल्स मतलब कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं है. प्राइस डिक्रीज भी हो रहा है तब भी टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है.
थर्ड वन इज व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर वेरीज डायरेक्टली विथ प्राइस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, मतलब दोनों में सेम चेंजेस आ रहे हैं। प्राइस डिक्रीज हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है, और प्राइस इंक्रीज हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। उस केस में क्या हो जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। Now we will learn the third method of measuring price elasticity of demand, that is point method. अब हम कौन सा मेथड सीखेंगे, point method, जिससे हम elasticity of demand को measure कर सकते हैं, price elasticity of demand को। In order to measure elasticity of demand at any point, lower portion of the demand curve from that point is divided by the upper portion of the curve from the same point. It means what? अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट, डिमांड कर्व के कोई भी पॉइंट से, तो उस पॉइंट का लोअर पोर्शन क्या है डिमांड कर्व में कितना है और अपर पोर्शन कितना है, उन दोनों को डिवाइड करते हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ अ प्राइस इज इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। वी कैन लर्न दिस with the help of the graph in which OX axis contain quantity, OY contain the price. This is the demand curve. AE is the demand curve. Now, if we want to know the elasticity at point B, अगर हम elasticity of price at B पे निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे? It is lower segment of demand curve. B का lower portion क्या है demand curve में? BE. See, I have written BE over there. अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, बी के ऊपर का पोर्शन क्या है डिमांड कर्व में, ए बी, तो बता है रिटन ए बी, तो इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एट बी इज बीई अपॉन ए बी। इफ यू आर ऑब्जर्विंग हियर एट दिस पॉइंट लोअर पोर्शन इज ग्रेटर देन अपर पोर्शन, तो जहां पे भी लोअर पोर्शन बड़ा है अपर पोर्शन से, वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या होगा, ग्रेटर देन 1। एंड now at C point, C is the midpoint. If C is the midpoint of this demand curve, it means CE is equals to AC or CA we can say. C point पे lower segment और upper segment दोनों बराबर है। If both are equal at this time, EP is equals to 1. वहाँ पे क्या आ जाएगा, EP is equals to 1. And two more things in this we have to learn. When this demand curve touches the x-axis, जब ये demand curve x-axis को touch कर रहा है, as given in the figure, at this point EP हमारा 0 हो जाता है। क्या हो जाता है EP हमारा 0, क्योंकि अगर हम E point से निकाल रहे हैं तो हमारा लोअर सेगमेंट तो कुछ है ही नहीं, अब तो 0 अपॉन आप कुछ भी कर रहे हो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। और ए पॉइंट पे अगर हम यही चीज फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या होता है, इंफिनिटी, जब वो वाई एक्सिस पे मेजर होता है। ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पॉइंट मेथड इज एट मिड पॉइंट, दैट इज एट पॉइंट सी, ईपी किसके इक्वल होता है, 1 के, बिकॉज लोअर पार्ट एंड द अपर पार्ट आर इक्वल। यहाँ पे लोअर पार्ट और अपर पार्ट क्या है, इक्वल होता है। जहाँ पे भी लोअर पार्ट और अपर पार्ट इक्वल हो जाएगा मिड पॉइंट पे, वहाँ पे ईपी की वैल्यू क्या होती है, 1। सेकेंड वन, एट एवरी पॉइंट हायर द मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट के ऊपर कोई भी पॉइंट है डिमांड कर्व में, वहाँ पे ईपी इज ग्रेटर देन 1। वाई, बिकॉज लोअर पार्ट इज ग्रेटर देन अपर पार्ट, वहाँ पे लोअर पार्ट अपर पार्ट से बड़ा है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एट एवरी पॉइंट बिलो द मिड पॉइंट, कोई भी पॉइंट मिड पॉइंट के नीचे है, मतलब सी के नीचे की कोई भी पॉइंट अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पे ईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1, बिकॉज देयर, ऐसा क्यों है वहाँ पे, क्योंकि लोअर पार्ट क्या है, लेस देन अपर पार्ट है, लोअर पार्ट छोटा है और अपर पार्ट बड़ा है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एट पॉइंट वेयर द डिमांड कर्व टचेस द वाई एक्सिस, जहाँ पे डिमांड कर्व वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एट दिस पॉइंट ईपी इज इंफिनिटी, वहाँ पे ईपी क्या वैल्यू आ जाती है, इंफिनिटी। और फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, एट पॉइंट वेयर द डिमांड कर्व टचेस द एक्स एक्सिस, और जहाँ पे डिमांड कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उस पॉइंट पे ईपी की वैल्यू क्या होगी, 0।
Students, now we have completed the chapter elasticity of demand, and on that basis I am giving you an economics project, and your topic for the project is elasticity of demand, and I have written all the 8 points on the board which you all know. I know it, but still I am writing this so that you will not miss any point while you are writing your project. Okay, first one is topic, second is acknowledgement, third index, fourth introduction, fifth content, sixth conclusion, seventh bibliography, eighth one is certificate. And complete this project during these holidays. It will be beneficial for you all.